ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 करेंगे एक बार के लिए, राइट। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर व्हाटएवर वी हैव टू गो थ्रू दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द सेम। तो एक बार देखें, चैप्टर नंबर अगर हम 1 की बात करें तो उसका नाम था क्या? इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स हमने बात करी थी ईयर 1947 की। तो 1947 के टाइम ड्यूरेशन में, दैट मीन्स अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल और इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की क्या सिचुएशन थी, वो हमने करी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, राइट। उसके बाद हमने बात करी कब? 1947 से लेके प्रिसाइसली 1991 तक इन द चैप्टर नंबर 2 वेयर इंडियन इकोनॉमी वाज द क्लोज्ड इकोनॉमी। यस और नो, राइट। अब रेलेवेंस क्या है चैप्टर नंबर 3 की, वो देखते हैं। 1991 में कुछ हुआ, राइट, समथिंग हैपेंड इन द ईयर 1991। उससे रिलेटेड है, उसके बाद की सिचुएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर एक्चुअल में बात करेंगे हम किसकी? एलपीजी पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स हम ये बात करेंगे। दैट मीन्स जो हम चैप्टर 2 के अंदर एक्चुअल में क्या थे, हम एक क्लोज इकोनॉमी थे, अब हम क्या हो रहे हैं 1991 के अंदर हम एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हुए। तो ऑब्वियसली बात है उस समय बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। ये सुनो, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान क्या है, ये सारी बात करेंगे हम किसके अंदर? अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। उसके बाद हमारी ये फर्स्ट यूनिट खत्म होती है बेसिकली किसकी? आईईडी की, राइट। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ओनली। चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। मतलब इसको अप्रेज करेंगे, दैट मींस व्हाटएवर इज हैपेंड, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखते हैं एक बार के लिए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इवन दो द टॉपिक इज रिलेटेड विद द बिजनेस स्टडीज आल्सो। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी आपने सेम चीजें पढ़ी हैं। तो एक बार के लिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स सिस्टम। हमने मिक्स सिस्टम ऑप्ट किया था। मिक्स सिस्टम में क्या था सर? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर। ये हम करके आए हैं, राइट। चैप्टर नंबर 2 में करा था हमने। फिर हमने प्लांट सिटी की बात करी थी, राइट। बट इन रियलिटी पब्लिक सेक्टर वाज डोमिनेटेड बाय द रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास इतना ज्यादा पैसा उस टाइम पे नहीं था, प्राइवेट को बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं दी। आपने पढ़ा लाइसेंस राज की, आपने बात पढ़ी थी, जमींदारी सिस्टम की आपने बात करी थी। तो वेयर एवर द कंट्रोल वाज फॉर द गवर्नमेंट ओनली, तो एक्चुअल में प्राइवेट को बहुत ज्यादा कभी भी एडवांटेज नहीं मिली। एंड अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, मतलब फॉरेन सेक्टर की, फॉरेन सेक्टर को तो आपने कभी भी प्रिविलेज दिया ही नहीं, एंट्री दी नहीं। रीजन नहीं, बिकॉज टिल चैप्टर नंबर 2 या फिर 1991 तक हम क्या थे? एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, राइट। तो उसके बाद लगभग हमें 40 साल, दैट मीन अगर हम 1950 की बात करें तो 1952, अगर हम 1990 बोलते हैं दैट इज ऑल्सो सेम, 47 टू 91। तो अगर हम 4 डिकेड की बात करें तो इन 4 डिकेड के अंदर इकोनॉमी वाज क्लोज। इसके बाद हमने कुछ रीजन हुए जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? हमारी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। दैट मीन्स वी वर लिटरली फोर्स्ड टू मेक आवर कंट्री एज अ ग्लोबल कंट्री। फोर्स हुए थे हम एक्चुअल में, और क्या रीजन थे वो एक बार के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले यही रीजन आते हैं सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमी में जो हमने ये चेंजेस करे, एलपीजी पॉलिसी लेके आए, ग्लोबलाइज करना पड़ा इंडिया को, तो उसके एक्चुअल में क्या थे? कुछ रीजन रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना, वी वर गोइंग ऑलरेडी थ्रू द क्लोज्ड इकोनॉमी, तो ठीक था ना, क्लोज्ड इकोनॉमी चलने देते। बट ऐसा नहीं था। अब उसके पीछे के रीजन, रीजन है हमारे यहाँ पे लिखे हुए 6। एक एक करके सारों को डिस्कस करते हैं। पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। दैट मीन्स सर इन 40 सालों के अंदर आपका पब्लिक सेक्टर की बात करें, जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, उसने भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करी, उसकी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया। तो पहले ये बात करते हैं, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इन्हीं 40 सालों में या 4 डिकेड के अंदर public sector was assigned the important work for the economic development of India. However, except for a few public enterprise, overall performance बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी किसकी? गवर्नमेंट सेक्टर की भी। तो वहां पे इन्होंने बोला गया क्या? ह्यूज लॉस हुए किसको? गवर्नमेंट को। एंड बट ऑब्वियसली बात है उसके लिए अब आपको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास अब और पैसा नहीं है टू इन्फर इनटू द इकोनॉमी, आप उसको इकोनॉमी में पुश कर पाए जिससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। तो पहला रीजन तो आपका ये हो गया। सेकंड रीजन की बात करते हैं, डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम चैप्टर नंबर 10 मैक्रो में करके आए हुए हैं, इवन तो स्टिल डेफिसिट हो गया हमारा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक बुक होती है जो बेसिकली आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए रिलेटेड हम क्या करते हैं सर? फॉरेन करेंसी रिजर्व की पेमेंट करते हैं या फिर वो हमें रिसीव होती है,
उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली एक ऐसी बुक जो आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रही है। सर इंडिया का तो इंपोर्ट हमेशा से ही ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है जो हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो एक्चुअल में क्या हो गया, एंड की तरफ आ गया। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हमें अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज करना पड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यू शुड गो विद दिस। थर्ड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सर बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सामान बाहर से खरीद रहे हैं तो आपका पैसा जो आपकी इकोनॉमी के अंदर लगना चाहिए था वो पैसा कहाँ जा रहा है सर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जा रहा है। उसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक रही है। अब उसकी वजह से एक्चुअल में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, चीजें और ज्यादा महंगी होती रहेंगी। रीजन में प्राइस आप डिटरमाइन नहीं कर रहे, प्राइसेस आर डिटरमाइंड, जिससे आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ऑब्वियस सी बात है उससे एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके ओवरऑल प्राइसेस ऑफ अ गुड्स और कमोडिटी क्या हो, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और जब भी इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, बट ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन यू नीड टू फोकस ऑन योर कंट्री। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बट ऑब्वियस बात है जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो उसकी वजह से हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व क्या हो गए, खत्म हो गए, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं, इंटरलिंक करनी है इकोनॉमीज को, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में आ सके। अब बाहर के लोग अगर इंडिया के अंदर आएंगे बिजनेस करने के लिए तो वो क्या लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी का रिजर्व। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, राइट। हमारे 1991 में एक्चुअल में सिचुएशन क्या होगी, वर्स्ट होगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोएस्ट लेवल, और हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स, नॉट मोर देन 2 वीक्स, दैट मीन अप्रोक्स 15 डेज 14 डेज का ही फॉरेन करेंसी का रिजर्व बचा हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। दैट इज व्हाई वी वर बाउंड टू फॉलो ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब टू पे द इंटरेस्ट दैट इज नीड टू बी पेड थ्रू द इंटरनेशनल लेंडर्स, हमने बहुत ज्यादा पैसा लोगों से उधार लिया, दैट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार लिया। अब बट ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल की तो पेमेंट करनी है, अलॉन्ग विद हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी का रिजर्व चाहिए। रिजर्व आपके ऑलरेडी खत्म होने वाले हैं, उसके बाद तो आप एक्चुअल में इंपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे फॉर द नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी, राइट। ह्यूज बर्डन ऑन द डेट्स, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, दैट मींस लोन, इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा था ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। उस लोन को भी आपको क्या करना था, एक्चुअल में पे ऑफ करना था, जिसके लिए आपको एक्चुअल में पैसे की जरूरत थी। बेसिकली इट इज काइंड ऑफ डेट ट्रैप सिचुएशन थी इंडिया के लिए। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट वाज अनेबल टू मैनेज विद द क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी दैट वाज लिटरली पुअर, हम इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाए बिकॉज गवर्नमेंट लिटरली टुक द कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, इवन तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, बट गवर्नमेंट का स्टेक वाज मच, बट गवर्नमेंट वाज इनएफिशिएंटली मैनेजिंग इट। तो उसकी वजह से भी एक्चुअल में क्या हुआ, हमें इन द एंड पैसों को अरेंज करने के लिए वी वर बाउंड टू डू द ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब उसके लिए बहुत सारे रीजन है, पॉपुलेशन वाज एक्सप्लोडेड, पॉवर्टी वाज इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, सो मेनी ऑफ द रीजंस वर देयर। और इन सारी चीजों को आपने ओवरकम करना है तो यू नीड मनी, और पैसा खुद के पास नहीं है तो यू हैव टू बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उधर से भी आपने बहुत सारी बोरोइंग ऑलरेडी कर रखी थी, तो क्या कर सकते हैं आप, अब आपके पास एक ही चारा बचा हुआ था, दैट मीन्स आप ग्लोबलाइज कर दो, फॉरेन प्लेयर्स को एंट्री दे दो इन द इंडिया, सो दैट दे वुड कम विद द मनी, और उससे आपके फॉरेन करेंसी के रिजर्व क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, और आपकी डिमांड फुलफिल हो जाए, राइट। अब क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, फोर्स्ड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब जब इतना पैसा लेना था तो हम किसके पास गए, आईएमएफ, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जिसका अदर नेम क्या है, आईबीआरडी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हम इन दो ऑर्गेनाइजेशन के पास गए टू आस्क फॉर द मनी। अब टू मैनेज अप द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच टू आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, एंड आईएमएफ जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, इनसे हम लोन लेके आए, एंड इंडिया विल्ड $7 बिलियन ऑफ द लोन। उस टाइम पे 1991 में हमने $7 बिलियन का क्या लिया, लोन लिया, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। 1991 में रिकमेंडेशन किसकी थी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और हम लोन लेके आए $7 बिलियन का।
ही वॉज ग्रेटली एक्नॉलेज फॉर हिज कैपेबिलिटीज टू स्टीयर अवे द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हम क्राइसिस से जूझ रहे थे तो उनके लिए उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने आइडिया दिया एक्चुअल में यू आर सपोज टू टेक द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब पैसा क्यों लिया? अब ऑब्वियस सी बात है, नो वन वुड गिव यू मनी फॉर फ्री। अब उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? उस पैसे के लिए उन्होंने कुछ कंडीशनल लोन दिए, मतलब कुछ कंडीशंस दी, जैसे कि रिमूव करेंगे आप रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, बट एवर आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो पहले हटाएं। क्यों? प्राइवेट को एंट्री दें सो दैट हमारी कंपनीज कैन आल्सो कम टू द इंडिया। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है इन इंडिया, राइट? तो उसको आप कम करेंगे, दैट मीन्स प्राइवेट को आप थोड़ी सी फ्रीडम देंगे दैट दे कैन आल्सो टेक सम ऑफ द डिसीजन ऑन देयर ओन। थर्ड, रिमूव करेंगे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन सो दैट हमारा नेशन क्या हो सके? ग्लोबलाइज हो सके, सो दैट इनफ्लो एंड आउटफ्लो इजी हो सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे देश को भी फायदा होगा एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी फायदा होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरलिंक करना इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, राइट? फिर हम इसी के लिए ही एनईपी लेके आए, जो ये पैसे लेके आए, फिर उसके अंदर हमने चेंजेस स्टार्ट करे, उसके लिए हम लेके आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं क्या? एनईपी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है आपके सिलेबस में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है एनईपी, वो मत कर देना बिकॉज द थिंग इज सेम। कब आई थी? जुलाई 1991 में। इंपॉर्टेंट है। एनईपी लेके आए हम कब? 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट मीन हम अब अपनी पूरी इकोनॉमी को चेंज करेंगे, राइट? अब सबसे पहले पढ़ते हैं द मेन एम क्या था? क्रिएट करेंगे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, दैट मीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों एक्चुअल में क्या करेंगे? रूल करेंगे और दोनों कंपटीशन करेंगे, राइट? एंड इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर फॉर द एंट्री एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन मेजर्स, इसके अंदर क्या क्या करेंगे? हम स्टेबलाइज करेंगे क्या चीज? कुछ मेजर लेंगे, कुछ काम करेंगे स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, सो दैट वो सही हो सके। करेक्ट करेंगे वीकनेस को बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव चल रहा था उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? सर एक्सपोर्ट बढ़ा दो, वेरी फर्स्ट। सर इंपोर्ट कम कर दो, सेकेंड ऑफ द ऑप्शन। ये सो नो, तो बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी देयर। कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को, ऑब्वियसली वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, अब उसको कंट्रोल करेंगे। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? पीपल माइट बी हैविंग एक्सेस ऑफ द मनी, या फिर मनी सप्लाई आपकी ज्यादा है, हम उसको कर्व करेंगे विद वेरियस मेजर। क्या पता आपको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म लाने पड़े या और बहुत सारे रिफॉर्म लाने पड़े, वो हम लाएंगे थ्रू आउट द चैप्टर, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। फिर हम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, दैट मीन्स जो रूल्स हम क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर मानते थे उनके अंदर भी बेसिक चेंज करेंगे, फंडामेंटल चेंज लेके आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंज। इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, दैट मीन्स जिस चीज पे हम फोकस ज्यादा नहीं कर पाए हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। मोर इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करेंगे, क्या पता प्राइवेट को ज्यादा एंट्री दे, प्राइवेट प्लेयर को एक्चुअल में फ्रीडम देंगे सो दैट दे कैन इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, और उनको इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़े और एक्सपोर्ट क्या पता हमारा बढ़े। तो वी विल ट्राई, राइट? इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, अब हम हमारा सामान बना के बाहर भी क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, सो दैट इंडिया की ग्रोथ हो सके। रिमूव करेंगे बहुत सारी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को। मेन पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी के अंदर अब एक्चुअल में हमें 3 काम करने हैं। एल पी जी। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, हम लिबरल होएंगे, मतलब हम ईज करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम लिबरल हो जाएंगे, राइट? क्या पता हमें लाइसेंस पॉलिसी हटानी पड़े फॉर द सेम। हम प्राइवेट को एंट्री देंगे, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, हम प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री देंगे दैट दे कैन आल्सो डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, कुछ सेक्टर को छोड़ के, राइट? सो दैट हमारी इकोनॉमी फ्लरिश हो, हमारे पास पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो बढ़े। और इसकी वजह से एक्चुअल में क्या होगा? जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी क्या हो? ग्लोबलाइज्ड हो, राइट? तो ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे, राइट? एक एक करके बात करेंगे इन सारों की। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन स्टैंड्स फॉर हम रिमूव करेंगे और एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, दैट मीन्स सर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी आ सके, जा सके, जिसको भी बिजनेस करना है हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है टू डू द वर्क, फॉर एग्जांपल आप बात कर लें कोई भी कंपनी की, जनरल मोटर की बात कर लेते हैं, फोर्ड आई थी उसके पास, राइट? उसके अंदर फोर्ड आई थी, जनरल मोटर आना चाह रही है इंडिया के अंदर, बट ऑब्वियसली जब वो इंडिया के अंदर आएंगे तो वो बहुत ज्यादा पैसा लेके आएंगे। अब पैसा लेके आएंगे तो बट ऑब्वियसली सर फॉरेन करेंसी रिजर्व लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी रिजर्व लेके आएंगे तो इंडीड उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? हमारे रिजर्व बढ़ेंगे, इकोनॉमी फ्लरिश होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये सारी चीजें होती है हमारी क्या? ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? सेकंड, प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट प्लेयर ओन कर सके, मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके बहुत सारी चीजों को, फैक्टर्स को, बेसिकली रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जिन जिन सेक्टर के अंदर एक्चुअल में रूल ज्यादा है किसका, गवर्नमेंट का, वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स द प्राइवेट प्लेयर, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजों के अंदर अपनी मोनोपोली क्रिएट ना करे, वो प्राइवेट को भी एक्चुअल में एंट्री दे दे टू रन द बिजनेसेस। सेकेंड पॉइंट दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरलिंकिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइज हो जाएंगे हम, इंडिया ग्लोबलाइज हो जाए दैट मीन इंटरलिंक कर देंगे हम दो कंट्रीज को या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, एक कंट्री को बाकी कंट्रीज के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबलाइजेशन। एक एक करके पढ़ते हैं इनको। लिबरलाइजेशन, अब लिबरलाइजेशन में आता क्या है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हटा देना, रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि लाइसेंस लेना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस ईज कर दो आप, इजी सी लाइसेंस मिल जाए, कोई भी बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, नंबर वन। दैट मीन डील इन फॉरेन एक्सचेंजेस, बैंकों को पावर दे दो कि वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर खरीद बेच कर सके, राइट, डील कर सके, इन्वेस्ट कर सके। अब पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज अनाउंस, बहुत सारी चीजें लेके आए थे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने डीरेगुलेशन करी। डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक आप चीज को रेगुलेट करो, एक आप चीज को अपने आप छोड़ दो, दैट मींस लेट इट बी, राइट, फ्री कर रहे हैं, लेसिस फेयर भी बोलते हैं इसको, फ्री कर देना इकोनॉमी को बाय रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल, और फ्रीडम दे देना उनको, फ्री कर देना प्राइवेट प्लेयर को, तो दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। बिजनेस को फ्री हैंड दे दिया गवर्नमेंट ने, राइट, वट एवर कोई भी आपको बिजनेस में एंटर करना है, इन सेक्टर को छोड़ के यू कैन मेक द एंट्री इन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, और आपको कोई ज्यादा लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अनब्लॉक कर देंगे इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। बाहर से कोई कंपनी आना चाहती है, मोस्ट वेलकम, वी विल वेलकम देम। लिबरलाइजेशन टू इंट्रोड्यूस more competitiveness in the economy and creating incentive for increasing efficiency of operations. That means उनको help provide करना, उनके लिए कुछ structural reforms करना, right, they can get the land in India, और बहुत सारी चीजें लेके आना, that is part of a liberalization, basically ease कर देना of doing business is also called as liberalization. अब लिबरलाइजेशन में देखो कितने सारे रिफॉर्म्स लेके आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिफॉर्म्स या फिर पॉलिसी रिफॉर्म्स। इतने सारे रिफॉर्म्स तो लिबरलाइजेशन में है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कौन सा रिफॉर्म लेके आए, बट ऑब्वियस बात है सर, इंडस्ट्री अगर कोई सेटअप करनी है तो उसके लिए हमने क्या कर दिए, इजी लाइसेंस दे दिए, और भी प्राइवेट प्लेयर इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें, जैसे कि रिड्यूस कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग ईज कर दी, दैट मींस नॉट एवरी ऑफ द बिजनेस शुड बी सपोज टू टेक द लाइसेंस, कुछ को ईज कर दिया, दैट मींस दे कैन आल्सो गेट द लाइसेंस आउट ऑफ दिस। दैट मींस अब उसके अंदर डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री और अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए क्या कर दिया हमने, लाइसेंस दे दिया, बेसिकली प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सिगार्स एंड सिगरेट एंड टोबैको के लिए भी लाइसेंस दे दिया। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी दे दिया, राइट, एक्सेप्ट फॉर द 18 इंडस्ट्रीज, ठीक है। आगे 5 कर दिए, 18 को कम करके क्या कर दिया, 5 इंडस्ट्री, धीरे धीरे सबको ही लाइसेंस दे जा रहे हैं बेसिकली। तो ये 5 हमने अपने पास छोड़ी, बाकी हमने क्या कर दिया, 18 के लिए बाकी लाइसेंसेस दे दिए, फिर 18 को भी हमने कम कर दिया, 5 लेके आगे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनको, गवर्नमेंट बेसिकली अपना रोल या अपना कंट्रोल क्या करती जा रही है, कम करती जा रही है, राइट। सबसे पहले बहुत सारे सेक्टर रखे अपने पास, 18 रख दिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको 5 कर दिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन 5 में से भी बेसिकली गवर्नमेंट कम कर सकती है, राइट। नो लाइसेंसेस वर नीडेड, अब इनके लिए अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, एक्सपेंड करनी है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने हैं, इनके लिए, इन सेक्टर्स के लिए बेसिकली इनको छोड़ के बाकी सेक्टर्स में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। However, compulsory licensing required or for above 5 mentioned industries, इन 5 के लिए बेसिकली इन्होंने बोला कि लाइसेंस लेना जरूरी है, बाकी यू कैन गो विद दिस, फ्री हैंड दिया। डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने अपना रोल एक्चुअल में क्या कर दिया, कम कर दिया। गवर्नमेंट बोली ज्यादा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। तो वो चीजें क्या होती हैं आपकी, क्योंकि नॉट मैनी ऑफ द थिंग्स वर बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम पीरियड, तो इसके वजह से ये भी हमने किया। दैट मीन्स role of public sector was further to the industrial development of the country. Under the new economic policy, number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 18. पहले 17 थी कि गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि हमारे पास रहेंगी, नाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी 8 ओनली, राइट। वो उसके बाद और भी हमने कम कर दिया विद द पैसेज ऑफ टाइम।
डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने। बहुत सारे एरिया से एसएसआई को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ये चीजें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। अब बहुत सारी चीजें तो एसएसआई को ही दे दी। अब बट ऑब्वियसली बात है वहां पे फॉरेन प्लेयर या फिर प्राइवेट प्लेयर तो एंटर नहीं कर सकता, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स, उनको भी कम कर दिया गया सो दैट प्राइवेट को एक्चुअल में और एरिया मिले सो दैट दे कैन मेक द डेवलपमेंट, राइट। तो उसको क्या करा, डी रिजर्व किया, दैट मीन नॉट मेनी ऑफ द थिंग्स वर एसोसिएटेड विद एसएसआई, कुछ चीजें ऐसे करी, एसएसआई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट प्राइवेट प्लेयर करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो डू द सेम, राइट। बस फिर इसके बाद मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज एमआरटीपी एक्ट लेके आए। एमआरटीपी एक्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम्स। तो मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब मोनोपोली क्रिएट ना हो, आप रेस्ट्रिक्ट मत करो ट्रेड को फ्री फ्लो होने दो, दैट मीन कोई भी बंदा किसी से भी ट्रेड कर सकता है, और यू शुड नॉट बी इन द मोनोपोली फॉर द सेम। मोनोपोली होता है वन रूल, दैट मीन सिंगल सेलर मैनी नंबर ऑफ बायर्स, वो सिचुएशन होती है मोनोपोली की, आप मोनोपोली क्रिएट ना करें, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए इन द इकोनॉमी, राइट। तो वो एक्ट लेके आए थे हम, एमआरटीपी एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, बाद में उसको रिप्लेस कर दिया 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट के थ्रू, राइट। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाज अमेंडेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2007, फिर उसमें अमेंडमेंट लेके आए थोड़ी सी, एंड अगेन बाय द अमेंडमेंट 2009। बेसिकली अब क्या चलता है आपका, कॉम्पिटिशन एक्ट पहले, एमआरटीपी एक्ट चलता था, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, राइट। ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। सेकंड हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। फाइनेंस मतलब बैंकिंग सेक्टर और पैसों से रिलेटेड बेसिकली सारे कारोबार के अंदर हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रोल करता है आपका आरबीआई, और आरबीआई एक्ट लेके आए थे हम कब, 1934 में, और आरबीआई ने वर्किंग स्टार्ट करी थी कब, 1 अप्रैल 1935 में, इतना हम पढ़ के आए हैं। अब आरबीआई कंट्रोल करेगा बहुत सारी चीजें, वो देखते हैं। आरबीआई एक्चुअल में अपेक्स बैंक है, दैट वी हैव डन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आरबीआई डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट दैट बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स, फिक्स करेगा इंटरेस्ट रेट एंड नेचर ऑफ लेंडिंग। बेसिकली आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पहले यही बोल रहे हैं चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई को क्या कर दिया, फैसिलिटेटर बना दिया। पहले आरबीआई रेगुलेट करता था, नाउ दे विल बी द फैसिलिटेटर। अब फैसिलिटेटर क्या होता है, हेल्प प्रोवाइड करेगा। रेगुलेटर मतलब आप रेगुलेट करेंगे कैसे काम करना है, अब काम आप अपने हिसाब से करेंगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, हम बस वॉच डॉग की तरह काम करेंगे। दैट मींस वी विल ओवरलुक कि आप जो काम कर रहे हैं, काम आप खुद करेंगे, आप बस ये देखेंगे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। वो आरबीआई का काम चेंज कर दिया। पहले आरबीआई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करता था इन द कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई का काम ज्यादा था, राइट। फिर आरबीआई का काम कम कर दिया, दैट मींस अब आप अपना काम करेंगे। दैट मींस आरबीआई नाउ फैसिलिटेट द फ्री मार्केट फोर्सेस टू एक्ट अकॉर्डिंगली, बस। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक भी यू कैन ओपन इट अप, अगर आपका मन करता है प्राइवेट बैंक ओपन करने का तो अब आप कर सकते हैं। बेसिकली लाइसेंस दिए गए टू द बैंक्स बाय द आरबीआई कि आप अपनी ब्रांच भी खोल सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग ऑफ द प्राइवेट बैंक। क्यों, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास कंट्रोल ज्यादा है। अब वहां पे भी उस एरिया के अंदर भी एक्चुअल में प्राइवेट को एंट्री दी गई। तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बैंक आए, इंडियन बैंक लाइक आईसीएससी, फॉरेन बैंक्स लाइक एचएसबीसी, इनको एक्चुअल में कंपटीशन देने के लिए आपने एंट्री दे दी। दैट मींस दे कैन नाउ आल्सो ओपन अप द प्राइवेट बैंक्स। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है इन द बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, उसकी लिमिट बढ़ा दी सो दैट मोर ऑफ द मनी वुड कम टू इंडिया, या फिर मोर ऑफ द फॉरेन करेंसी वुड कम टू इंडिया, राइट। तो उसमें हमने एक्चुअल में कहां तक लेके आ गए, 74% तक, राइट। दैट मीन्स इन अ बैंक 74% तक का शेयर फॉरेन का कोई भी एंटिटी परचेज कर सकती है इन इंडिया। तो देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व वुड कम टू इंडिया फॉर द सेम। तो इसी को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उनको भी बोला गया कि आप आके इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करें, एफआईआईज बोलते हैं इनको, राइट। फिर ईज ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, आप अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को या बैंक्स को, बैंक की ब्रांचेस को, तो उसको आप इजीली एक्सपेंड कर पाए, उसके लिए आपको आरबीआई से इवन परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई यू कैन ओपन अप मेनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बैंक। अभी देख लो एक एक सिटी के अंदर यू कैन फाइंड 3 से 4 ब्रांच फॉर द बैंक, ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया टू एरिया, उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ रिफॉर्म होंगे हमारे
थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स रिफॉर्म। अब टैक्सेस के अंदर भी रिफॉर्म्स लेके आए, काफी सारे चेंजेस करे। अब टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो अभी जीएसटी चलता है आपका। डायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली आपके इनकम टैक्स आ जाते हैं। तो दो टाइप के टैक्स है, इसके अंदर भी क्या करा, चेंजेस करे हैं, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कब आया था सर, 17 दैट इज 1/7/2017 को क्या आया था आपका जीएसटी। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो रिफॉर्म्स लेके आए वो देखो, रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनको क्या करा, रैशनलाइज करा। सिंस 1991 देयर हैज बीन कंटीन्यूअस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्सेस कम कर रहे थे, एज हाई टैक्स रेट वर इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स इवेजन। अगर आप टैक्सेस ज्यादा रखेंगे तो टैक्स इवेजन का खतरा ज्यादा है। इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी। टैक्सेस ज्यादा होंगे तो टैक्स की लोग चोरी ज्यादा करेंगे, गवर्नमेंट को लॉस। अब टैक्सेस कम कर दो तो मोर ऑफ द पीपल वुड पे द टैक्सेस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्चुअल में रेवेन्यू की बात करें दैट विल बी सिमिलर ओनली, लेकिन लोगों का बर्डन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोग चोरी कम करेंगे, बेसिकली इवेजन कम हो जाएगी। तो आपका टैक्स क्या करा गया, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम घटाया गया। It is now widely accepted that moderate rates, moderate मतलब similar, कम of income tax encourage saving and voluntary disclosure of income। तो उसकी वजह से लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज कर देते हैं, राइट। अगला रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ चेंजेस लेके आए, किसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी चेंज करे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या लेके आए, जीएसटी लेके आए, राइट। तो बहुत सारी चीजों को हमने क्या करा, ग्रुप टुगेदर कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया टुवर्ड्स जीएसटी। अगला सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, बेसिकली जो भी आप टैक्सेस वगैरह पे करते हैं उसका सिंपल सिस्टम कर दिया गया। आज की बात करते हैं, इफ यू आर फाइलिंग ऑफ द आईटीआर यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट, घर बैठे खुद भी यू कैन फॉर्म द आईटीआर। इफ यू हैव टू पे द टैक्सेस, ऑनलाइन आप टैक्सेस भी पे कर सकते हैं, राइट, चालान वगैरह जनरेट करके। तो दीज आर द थिंग्स, सिंप्लीफाई कर दिया बेसिकली अकाउंट्स को, राइट। तो ये यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं, दैट वी हैव डन 1/7/2017 को जीएसटी लाया गया। आगे दोबारा पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर फॉरेन एक्सचेंज में भी काफी सारे रिफॉर्म्स करेगा, दैट मीन फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रूपी की वैल्यू को क्या किया गया, कम किया गया। अब रीजन बीइंग, आप रूपी की वैल्यू को कम क्यों करेंगे सर, बट ऑब्वियस सी बात है, वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो सामान सस्ता हो जाए, जिससे हमारा क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़े। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन कि हम डिवैल्यू कर सकते हैं अपने रुपये को। अदर रीजन कैन ऑल्सो बी। अब डिवैल्यूएशन होता क्या, डिवैल्यूएशन होता है डेलिब्रेट एफर्ट होता है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के करना, रिड्यूस करते हैं हम वैल्यू को टू द डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब इसकी वजह से एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी रिजर्व ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पहले डेफिसिट में था वो आपका वापस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा या फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट। अगला मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब आपका एक्सचेंज रेट मार्केट क्या करेगी, डिटरमाइन। अब मार्केट में एक्चुअल में क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेगी आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को, बेसिकली। अब जो रुपी की वैल्यू होगी वो डिसाइड होगी वाया मार्केट फोर्सेस। अगर डिमांड ज्यादा है रुपी विल अप्रिशिएट, अगर डिमांड कम है तो रुपी विल डेप्रिशिएट, राइट। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आए। बिफोर 1991 बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, किसके ऊपर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। बेसिकली इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा थी, दैट मींस हाई टैरिफ एंड कोटा वाज देयर। ये दोनों हम पढ़ गए चैप्टर नंबर 2 में, राइट। तो उसके बाद क्या करा गया, इसको कम करा गया। दैट मींस अब इंपोर्ट करना है अगर आपको, तो इवन यू कैन आल्सो इंपोर्ट एनीथिंग एनी टाइम, राइट। सो इनके लिए भी क्या करा, रिफॉर्म्स लेके आए। क्यों लेके आए, अब देखो, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंटरनेशनल कंपटीशन, अब हमें जो कंपटीशन है वो डोमेस्टिक ना रहे, वो क्या हो, फॉरेन से भी रहे या फिर फॉरेन के साथ मिलकर चले। दैट मीन कोई बंदा कहीं पे बैठा हुआ इंडिया से सामान क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। इंडिया में किसी को चाहिए तो दे कैन आल्सो परचेज सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक सम ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट इन इंडिया, वो आप इंपोर्ट कर सके फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि ईज हो जाए ऑफ डूइंग द बिजनेस। टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स यू कैन इजीली ग्रैस्प फ्रॉम द ओपन मार्केट। द इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, रिमूव करेंगे हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे पहले
जो आपने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, आप बोलते हो कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करनी या नेसेसिटीज का इंपोर्ट करेंगे, उसको हटा दो। रीजन बीइंग ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, राइट, आप भी सामान बेचें और बाहर वाले लोग भी आपसे सामान खरीदें। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ग्रेटली रिड्यूस करी। फॉर एग्जांपल, quantitative restriction on import of manufactured goods and agriculture product were fully removed from April 2001। 2001 के बाद से तो इसको तो पूरे तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया गया, सो दैट हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड along with other consumer goods became in the rest of the world। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ना लगाए, मतलब एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाने से एक्चुअल में क्या होता है, हमारा सामान महंगा हो जाता है। हमारा सामान अगर महंगा हो जाएगा तो दैट नो वन विल परचेज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सफर होएगी। तो सामान को सस्ता रखने के लिए आप एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे, वट एवर द कॉस्ट इज देयर, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑन द सेम रेट, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उसकी वजह से मोर ऑफ द पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट, और उसकी वजह से आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व ज्यादा आएगा, बेसिकली इंडिया के पास ज्यादा आएगा। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट की ड्यूटीज में क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे, उसको भी कम करेंगे, सो दैट इजीली यू कैन प्रोक्यूर द थिंग्स। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई सामान चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आप इजीली प्रोक्यूर कर सके, खरीद सके फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। रिडक्शन इन रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली आपको आईईसी चाहिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, उसको क्या किया गया, काफी हद तक रिलैक्स किया गया, तो दैट मींस मेनी ऑफ द पीपल कैन टेक द लाइसेंस। आज के टाइम पे इफ यू वांट टू डू द बिजनेस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आप डायरेक्ट लाइसेंस लेकिन यू कैन स्टार्ट इट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, राइट। फिर बात करते हैं लिबरलाइजेशन इज डन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइवेटाइजेशन। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपना रोल कम करेगी और गवर्नमेंट रोल बढ़ा देगी किसका, प्राइवेट सेक्टर का। बेसिकली थिंग्स विल शिफ्ट टू द प्राइवेट इकोनॉमी नाउ, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में ग्रेटर रोल था किसका, प्राइवेट सेक्टर का। ओवर द ईयर इंडियन गवर्नमेंट हैज डाइल्यूटेड द स्टेक, मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना स्टेक बेचना स्टार्ट कर दिया, हिस्सा बेचना स्टार्ट कर दिया इन द सेवरल कंपनीज। मारुति उद्योग, आपको पता होगा मारुति एंड सुजुकी, दैट वाज द मिक्सचर ऑफ मारुति एंड सुजुकी। तो पहले मारुति उद्योग सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट की थी, नाउ इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। गवर्नमेंट ने अपना रूल क्या कर दिया, वहां पे कम कर दिया, अपना स्टेक बेसिकली बेच दिया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पब्लिक से प्राइवेट में, इसी को डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपना स्टेक, अपनी ओनरशिप बेच देगी, अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देगी एंड प्राइवेट एंटिटी वुड टेक अप। अभी एलआईसी का भी जैसे क्या हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, एलआईसी का आईपीओ आया था, तो मेनी ऑफ द पीपल हैव अप्लाइड फॉर द सेम, नाउ एलआईसी इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिसइन्वेस्टमेंट। बस इतना ही बहुत है। थर्ड अगर हम बात करते हैं किसकी, अब ग्लोबलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक करना हमारी कंट्री को विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, ताकि फ्री फ्लो हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना नेशनल इकोनॉमी, मतलब हमारी कंट्री को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू रिमूवल ऑफ द बैरियर। कोई भी अगर चीजें बीच में रुकावटें आनी है उसको क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे। ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, बेसिकली सामान का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यू कैन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्री फ्लो हो सके, इजी मूवमेंट हो सके, दैट विल बी डन वाया ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लेके आए हाईटेक टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इंडिया को फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री। ऑटोमेटिक परमिशन आपने अलाउ कर दी किसको, एफडीआई को, अप टू 51% ऑफ द फॉरेन इक्विटी। बाहर से कोई भी कंपनी आए, राइट, इंडिया में सेटअप करे या फिर एक्वायर करे, 51% स्टेक तक दे कैन एक्वायर। 49 आपका नेशनल किसी भी बंदे का रह सकता है। बेसिकली इट इज काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर टाइप्स, राइट। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू द सम ऑफ 1 करोड़। उस टाइम के हिसाब से 1 करोड़ तक आपने ऑटोमेटिक परमिशन दे दी, इतनी अमाउंट तक यू कैन टेक द चार्ज। No permission is required for hiring the foreign technicians of testing out the indigenously developed technology abroad. In order to make the international adjustment
ऑफ इंडियन करेंसी, रूपी को हमने डिवैल्यू कर दिया नियरली बाय 20%, कब 1991 में। रीजन, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। वही बता रहे हैं, इट स्टिमुलेटेड द एक्सपोर्ट डिस्करेजिंग द इंपोर्ट एंड रेज द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। टू इंटीग्रेट इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, द यूनियन बजट 1992 वाज मेड, राइट, यूनियन बजट बनाया हमने, मेड इंडियन रूपी पार्शली कन्वर्टेबल टू and then the rupee was made fully convertible into 1993 and 1994 budget. मतलब now your currency will be traded and will be get converted into rest of the world currency या फिर foreign currency के अंदर अब आप easily trade कर सकते हो अपनी currency बेच के, national currency बेच के, you can purchase other currencies and other के बदले में भी you can take the vice versa. A new 5-year export import policy लेके आए हम, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992 से लेके 7 तक, दिस वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। द पॉलिसी रिमूव्ड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड एंड अलाउड द मार्केट फोर्सेस टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। In order to bring the Indian economy within the ambit of global competition, government has modified the custom duty. That means import export के ऊपर आपकी क्या लगती है, import के ऊपर custom duty on the कस्टम ऑल्सो, जिसको कस्टम क्लियरेंस ड्यूटी भी बोलते हैं या टैक्स भी बोलते हैं। बेसिकली आप कोई सामान बनाते हैं, कई बार उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। सम ऑफ द आइटम्स कैन बी टैक्स फ्री, सम ऑफ द लग्जरी गुड्स जो होते हैं बेसिकली जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हाई टैक्सेस आर देयर, ताकि आपका जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है बचा रहे, ताकि आप टैक्सेस हाई कर देंगे या कोई कोटा लगा दें जिसकी वजह से उसको हम प्रिवेंट कर सके। तो वो चीज को हमने क्या करा, कंसिडर करा। पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले कस्टम ड्यूटी लगती थी कितनी, 250%, अब 10%, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट लग्जरी होता है ना उतनी कस्टम ड्यूटी हाई होती है, जितना वो नेसेसिटी के लिए है उतना टैक्सेस आपने क्या कर दिए, कम कर दिए, सो दैट इंपोर्ट आपका उससे बढ़े। एंड ऑब्वियसली अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप उसी चीज से क्या पता गुड्स बना के उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ये सुनो। अब इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फायदे नुकसान। सबसे पहला, हमें एक्सेस मिल गया किसको, ग्लोबल मार्केट का, हमारा सामान अब हम बेच सकते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली बात है, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हमारी कंट्री को एक्चुअल में डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करनी है, दे कैन परचेज एंड सेल द रॉ मटेरियल और द फिनिश गुड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट वुड बी हेल्पफुल। बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर स्किल्ड पीपल, दैट मीन्स जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली गो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो वैसी बात है पीपल हु आर लुकिंग फॉर द जॉब कैन गो आउट। किसी को पढ़ना है, दे कैन गो आउट, दे कैन गेट गुड स्टडीज, और इंडिया में आके दे कैन ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, मतलब नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत सारी चीजें क्या थी दैट वेंट अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स नेगेटिव एस्पेक्ट। अब बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू द डेवलप्ड कंट्री, कहते हैं डेवलप्ड कंट्री को इससे बेनिफिट ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। रीजन, डेवलपिंग तो अभी ग्रो कर रही है, उसका सामान डेवलप्ड वाले ज्यादा नहीं लेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग द हाई टेक थिंग्स। बट डेवलप्ड वाले के लिए अगर नई मार्केट खुल गई वेयर यू कैन लिटरली डंप योर स्टफ और यू कैन लिटरली सेल योर स्टफ, उनके लिए नई मार्केट खुली, उनको फायदा ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, बोला जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज, उनकी एक्चुअल में आइडेंटिटी ही लॉस्ट होगी। दैट मीन्स जो डेवलप्ड है, जो डेवलपिंग है, और एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, दे हैव लिटरली लॉस्ट इट, बिकॉज आप उनके साथ ना तो ट्रेड करेंगे, ना उनके साथ आपका ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा। दे द पीपल फ्रॉम देयर दे कैन नॉट गेट दैट मेनी अपॉर्चुनिटीज, तो उनके लिए दैट इज नॉट अ बेनिफिशियल थिंग। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे जो भी सामान बनेगा दैट विल बी वे मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन, क्योंकि डेवलप्ड नेशन के पास टेक्नोलॉजी है। बट डेवलपिंग कैन मैनेज इट, बट अंडर डेवलप्ड अगर कोई नेशन है तो उसकी ग्रोथ एक्चुअल में हैम्पर होती है विद द सेम। नेक्स्ट, मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशन एंड द पीपल। क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन से डिस्पैरिटी बढ़ती है, दैट मीन्स richer will get more of the rich and poor will get more of the poor या poorer, that means जो बंदे अमीर है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो और ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। रीजन नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव मनी,
दे विल इन्फ्यूज सच अ ह्यूज कैपिटल टू द कंट्री जो डेवलप हो रही है, अब उसकी वजह से उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन जिस कंट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। As a result of globalization, MNC have gained strong position in the developing countries, due to which domestic companies are forced to face the stiff competition. Very important, very true. The thing is, अब आज के टाइम पे अगर if you talk about KFC, if you talk about the McDonald, reason being Domino's की बात करते हैं, these are the MNCs, right? अब इन MNCs का एक्चुअल में प्रेजेंस इज वे मोर गुड एज कम्पेयर टू हम इंडिया की कोई ब्रांड की अगर बात करें इन द इंडिया ओनली, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक फॉर ग्लोबलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलग है, दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है वट एवर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, आप वो काम खुद ना करके किसी और से करवाना इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। दैट इज बेसिकली आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, बाहर से करवाना इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है, इसके अंदर आपने ना वैसे बिजनेस स्टडीज में बीपीओ एंड केपीओ पढ़ रखा है ग्रेड 11th, राइट। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब क्या है, आपका कोई बिजनेस का प्रोसेस है जो आपको करना था, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, वो आप बाहर से करवा सकते हैं सो दैट यू कैन प्राइमा फेसी फोकस ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीपीओ का यूज करते हैं, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम आउटसोर्स करवा लेते हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ कॉल सेंटर। बेसिकली कॉल सेंटर ओन मैनेज कंट्रोल नहीं करते मेनी ऑफ द कंपनीज, वो क्या करते हैं उसको आउटसोर्स करवा देती है सो दैट दे विल बी मैनेजिंग इट आउट। आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती, यू जस्ट हैव टू पे अ लिटिल सम आउट ऑफ इट, राइट। तो आउटसोर्सिंग होता है हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज which will previously provided internally from your within of the country। आज तक जो काम आप कर रहे थे अब आपकी जगह पे वो कोई और करेगा, दैट मीन अब वो चीज आपने पास ऑन कर दी टू द कंट्री। इसका वेरी गुड एग्जांपल है आपका आईटी इंडस्ट्री। हमारी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का मोस्ट ऑफ द काम कहाँ से आता है, यूएस और यूरोप से आता है, यू गाइस ऑलरेडी नो। तो वो एक्चुअल में वो अपने काम को क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हमें इंडिया को फ्लरिश हो रही है, उससे नहीं हो रही, फायदा मिल रहा है, मिल रहा है सर, बिल्कुल। तो ये सर्विसेज कौन सी हो सकती है, लीगल एडवाइस हो सकती है, कंप्यूटर सर्विसेज आईटी की बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, कोई प्रोग्रामिंग हो गया, कोई वेब डिजाइनिंग हो गया, दीज कैन बी द थिंग्स। इन अदर वर्ड्स आउटसोर्सिंग रेफर टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट some of its activities to the third party which were earlier performed by the organization, right। अब आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ग्लोबलाइजेशन से। एक्चुअल में बाकी कंट्रीज को क्या हुआ, बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम मिला, हेल्प मिली। आउटसोर्सिंग इज एमर्जिंग आजकल के टाइम में नया इन द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर, राइट। It has intensified in the recent time because of the growth of the fast mode of communication, particularly in the growth of IT। They are also talking about the IT। IT बहुत ज़्यादा grow हुआ है, और Indian IT की बात करें that has grown literally a lot। Reason being क्योंकि काम आता था हमारा बहुत ज़्यादा USA and that is a service sector only। With the help of the modern telecommunication link, the text, voice, visual data and respect of all these services digitized the transmitted in real time over the continent and the national boundaries। Even though if you have to pass on the lecture, अगर आपको कोई भी सर्विसेज देनी है तो you can easily do it via your home with the help of internet and all of the things। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिली है, राइट। इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन है किसकी, आउटसोर्सिंग की इन द मोस्ट ऑफ द एमएनसीज। बिकॉज अब इंडिया क्यों फायदा मिला बहुत ज्यादा, वो देखो। पहला, इंडिया हैज स्किल्ड मैन पावर, इंडिया के पास बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। विद दैट वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी फर्स्ट, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इन द ग्रोथ ऑफ दी सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है सो दैट द पीपल कैन ग्रो, राइट। लोअर वेज रेट, रीजन बीइंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। क्यों, क्योंकि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ओवर हियर लेबर इज चीप, तो ऑब्वियसली हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज्यादा काम मिलता है, दैट इज लेबर इंटेंसिव। considerable growth of Indian IT industry which has led to prove the competitive strength of the world। सेम एग्जांपल आ गया आपका बीपीओ का, दैट यू कैन डू। अब डेवलप्ड कंट्री अपोज करती है किसको, आउटसोर्सिंग को। दैट मींस डेवलप्ड कंट्री नहीं चाहती, दे आर नॉट हैप्पी इफ दे आर आउटसोर्सिंग द थिंग्स टू इंडिया। क्यों, अब उसके पीछे का रीजन देखते हैं। आउटसोर्सिंग लीड टू द आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। अब जो काम एक्चुअल में डेवलप्ड कंट्री को मिलना था, उनका काम था, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, तो उसकी वजह से पैसे का भी तो एक्चुअल में क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया टू दैट कंट्री। और हमारे पास क्या आया, हमारे पास तो डॉलर आया, यूएस डॉलर, दैट इज द वर्ल्ड करेंसी। अगर हमारा काम कहाँ से आ रहा है,
यूएस से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, यूएस डॉलर मिल रहा है बेसिकली हमें, दैट इज द वर्ल्ड करेंसी। तो उससे हमारे एक्चुअल में हमें ज्यादा फायदा हुआ या नहीं हुआ, दैट इज द थिंग पहला। दूसरा, आउटसोर्सिंग से रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इन दैट सेम कंट्री। अब अगर मान लो आपने काम आउटसोर्स कर दिया, काम आपको मिलना था, आपने किसी और को दे दिया, अगर काम आप करते तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। अब वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे जनरेट हो रही है, इन द अदर कंट्री जिसको आपने अपना बिजनेस आउटसोर्स किया या अपना काम आउटसोर्स किया, उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड का ट्रेड अच्छे से चलता रहे उसके लिए हमने क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन आई, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। पहले चलता था आपका गैट, GATT। गैट की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बेसिकली दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द टैरिफ। बेसिकली आप क्या करेंगे, ट्रेड को फलता फूलता बनाएंगे अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि ट्रेड अच्छे से चलता रहे। उसके लिए हमने एक बॉडी बनाई थी, दैट इज गैट, राइट। ऑब्वियसली हमने नहीं बनाई थी, बट स्टिल वी वर द पार्ट ऑफ दिस। अब गैट गैट को रिप्लेस करा किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, किसने, WTO ने, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। गैट कब आया, गैट वाज एस्टेब्लिश एज द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। स्टार्टिंग में इसमें कितने थे, 23 मेंबर्स। अब गैट क्यों बना, गैट वाज सेट अप टू एडमिनिस्टर ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अब मल्टीलेटरल मतलब बहुत ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो, मल्टीलेटरल यूनिलेटरल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, बहुत ज्यादा कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है। ट्रेड रिलेटेड जितने भी सारी चीजें होंगी वो कौन देखेगा, आपका गैट देखेगा, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। फिर इसको रिप्लेस करा किसने, WTO ने। WTO कब आया, 1995, 48 1995 एज द सक्सेसर ऑफ गेट। अब इसको रिप्लेस कर दिया एक और बॉडी ने जिसको बोलते हैं WTO। अब WTO एक्चुअल में क्या है, फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि ट्रेड आपका फलता फूलता रहे, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो जाए तो भी वो सेटल करवाए, कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। At present, there are 164. They have started with how many? 23. Now there are 164 countries in the World Trade Organization, and whatever rules जो WTO बनाती है, that has to be followed by all of the country member countries, उनको follow करने पड़ते हैं। और how many countries आते हैं, 164। As an important member of WTO, India has been in forefront of framing fair global rules, regulation and advocating the interest of the developing world। भाई डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी दैट इज इम्पोर्टेंट कि कोई उनको मैनेज करे, कोई देखे कि ट्रेड में कैसे चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट होना या फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी देयर, उसको इंश्योर करता है कौन, WTO। India has kept continuous commitment made with the WTO. India has taken reasonable steps to liberate the trade by removing the quantitative restrictions on import and reducing the tariff rate। तो ये चीजें एक्चुअल में गाइडेंस प्रोवाइड करता है कौन, WTO। दे इन्फॉर्म कि आप ये चीजों का रेट कम कर दें, रीजन बीइंग ट्रेड बढ़ेगा उससे, तो गवर्नमेंट इंडिया हैज आल्सो कंप्लाइज फॉर द सेम। सब मेजर फंक्शंस ऑफ WTO इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखते हैं। फैसिलिटेट करेगा क्या, इंटरनेशनल ट्रेड को, चाहे बाइलेटरल हो दो कंट्रीज के बीच में, चाहे मल्टीलेटरल हो, थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। अब नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जो टैक्स रिलेटेड नहीं होते, जैसे कि कोटा, राइट। टू एस्टेब्लिश रूल बेस्ड टैक्स रिजीम in which nations can place arbitrary restrictions on the trade। ऐसा ना हो कि कोई कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगा दे ट्रेड के ऊपर, दैट हम आपको सामान सेल नहीं करेंगे, हम आपसे परचेज नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, वो इंश्योर कौन करेगा, WTO। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द सर्विसेज, ट्रेड बढ़ता रहे, ट्रेड एक्चुअल में बढ़ना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, बेसिकली डंपिंग वगैरह ना हो, दैट मीन एक कंट्री कोई सस्ते रेट पे कोई सामान किसी कंट्री में ना भेजे, दैट इज रिलेटेड टू द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना इज द मेन थिंग फॉर द WTO, राइट। इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस कर लेना। शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO, क्या इंडिया को मेंबर होना चाहिए, इंडिया इज अ मेंबर, बट ठीक स्टिल देयर इज नो यूज ऑफ डेवलपिंग। अब देखो कुछ लोग, सम स्कॉलर्स थिंक दैट देयर इज नो यूज फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ WTO। क्यों, अब उसके पीछे देखो वो क्या बोलते हैं। मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर बिटवीन डेवलप्ड नेशन, क्या बोलते हैं, इंडिया को पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है ना, वो डेवलप्ड का डेवलप्ड के साथ होता है, नंबर 1। सेकंड, डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड, उनको क्या करते हैं, चीट करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि वो अपनी मार्केट को क्या करें, ओपन अप करें फॉर द डेवलप्ड नेशन
एंड आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द मार्केट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। दैट मीन्स कुछ पार्ट पे एक्चुअल में डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा सुनवाई होती है इन WTO। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कुछ सम ऑफ द स्कॉलर्स माइट थिंक कि इंडिया को इसका मेंबर नहीं होना चाहिए, बट इंडिया इज करंटली द मेंबर ऑफ द सेम, राइट। अब LPG पॉलिसी जो हमारी क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उसके कुछ बेनिफिट की बात करते हैं। पहला, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई है, बेसिकली GDP बढ़ गया हमारा विद द हेल्प ऑफ LPG पॉलिसी। देखते हैं एक बार के लिए, द ग्रोथ इन GDP वाज 5.6 ड्यूरिंग 1980 1991, मतलब उससे पहले, LPG लाने से पहले, कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ 6.7% इन 17-18। तो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई, दैट मींस परसेंटेज टर्म्स में, दैट वी आर कीप ऑन constantly growing, our GDP is increasing. Due to the reform period, the growth of agriculture has declined and industrial sector reported fluctuation, whereas service sector have gone up. क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, इंडस्ट्रियल में नहीं हुई, बट सर्विस सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो करा। वी हैव रिसेंटली स्टडीड IT के बारे में। IT सेक्टर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। टुडे ऑल्सो IT की बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर, फ्लरिश कर रही हैं विद हेल्प फॉर द सेम, एंड रीजन बीइंग ऑब्वियसली द globalization LPG policy. During 2012 and 15, there has been a setback in the growth rate of different sectors. Agriculture recorded the highest growth during 2013 and 14 के पीरियड में एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, एंड विटनेस नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर में ग्रोथ कम हो गई। सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई ऑफ 9.8% इन 2014 एंड 15, पीक टाइम था वी कैन से। The industrial sector witnessed a steep decline during the 2012 and 13. Industrial sector में growth ज़्यादा नहीं हुई, but began to show a positive growth afterwards. तो दो चीजें याद करनी है, agriculture, industrial, not much of the growth was there. Service sector has tremendously increased, right? Inflow of foreign investment, अब FDI और FII का आना ज़्यादा हुआ, start हुआ with the help of LPG policy. By opening up the economy, rapid increase in the foreign direct investment, FDI बढ़ा, foreign institutional investment, that is called as FII, about US $100 million का एक्चुअल में FDI हुआ कब, 1990-1991 में, जब हम पॉलिसी लेके आए। पॉलिसी लाते ही $100 million का फॉरेन करेंसी रिजर्व इंडिया में आया, टू $30 billion in 2017 and 18, अप टू द टाइम 2017-18 तक $30 billion का एक्चुअल में पैसा आया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विद द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, फिर इंडिया क्या लेके आया, मेक इन इंडिया। कब लेके आए थे, सितंबर 2014 में, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज फर्दर लिबरेटेड, इसको ईज कर दिया गया। ड्यू टू द रीजन FDI इनफ्लो इंक्रीज हुआ 48%, राइट। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे रिजर्व बढ़ के, बट ऑब्वियसली बात है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन अबाउट $6 billion 1990-91 में, टू $413 billion 2018-19 में, फिर $519 billion एज पर 2030 RBI की रिपोर्ट के हिसाब से। तो हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़े, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। तो हम FDI लेके आए थे, LPG लेके आए, राइट। राइज इन एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। इंडिया ने इंक्रीज कर दिया अपना एक्सपोर्ट ऑटो पार्ट्स में, फार्मास्यूटिकल गुड्स में, एंड इंजीनियरिंग गुड, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल के अंदर आवर शेयर हैज इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट, राइट। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, जो सारी प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग के अंदर, वो सारी हमने क्या करी, जस्टिफाई करी है विद द सेम। कंट्रोल हुआ इन्फ्लेशन का भी ड्यू टू द टैक्स रिफॉर्म एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो दिस यू कैन स्टडी, राइट। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ा, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जब हमने लाइसेंस वगैरह देंगे तो दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और उससे उनका भी वेलफेयर हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स का भी, राइट। क्रिटिसिज्म, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब नॉट एवरीथिंग इज गुड, तो वो ये चीज पढ़ रहे हैं। पहला, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, अब उसकी वजह से, LPG की वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से एक्चुअल में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब वो भी देखते हैं एक बार के लिए। दो, GDP ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड, GDP तो बढ़ा बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। रीजन भी, बट ऑब्वियसली बात है, लेबर इंटेंसिव कंट्री इंडिया। अब यू आर टेकिंग अप और यू आर इंपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी, राइट। अब मान लो कंट्रीज में फॉरेन कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया, अब उनको क्या चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, दे नीड सुपीरियर स्टाफ। नॉट एवरीवन इज कैपेबल कि वो वहां पे काम कर सके, यस और नो, राइट। अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज आल्सो रिक्वायर्ड,
तो वो हर एक के पास नहीं है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी आपकी क्या होगी, या कम होगी इन द इंडिया। तो सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाज नॉट देयर, इतनी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए इन कंपैरिजन, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपकी बढ़ गई। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई, तो एग्रीकल्चर के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, रीजन नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया एग्रीकल्चर को, बिकॉज नॉट मच ऑफ द थिंग वाज देयर, बट हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी सी बाद में ग्रोथ हुई, बट सर्विस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हुई फॉर द सेम। देखना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कम कर लिया वाया विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑब्वियसली द पीपल हु वर वर्किंग ओवर देयर, राइट। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर sector, especially infrastructure, which include irrigation, power, roads, and market linked and research extension, which played a crucial role in the green revolution, has been reduced. तो इनको over the period of time कम कर दिया गया। रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडी क्या कर दी गई, कम, किसके ऊपर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर, जो गवर्नमेंट पहले देती थी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर आपका अफेक्ट हुआ। लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, आपने इंपोर्ट ड्यूटीज क्या करी है, कम कर दी और लिबरलाइजेशन कर दिया, उसकी वजह से एक्चुअल में इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप सारी चीजें इंपोर्ट करते रहेंगे तो बट वैसे बात है उससे इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा। दिस सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, हटा दिया गया, लिफ्टिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन सारी चीजों से एक्चुअल में एडवर्स इफेक्ट हो गया किसको, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप, अब कैश क्रॉप हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, दोबारा से शिफ्ट हो गया कहाँ पे, कैश क्रॉप में। रीजन भी, जिन गुड्स की फॉरेन सेक्टर के अंदर डिमांड थी, आप वही प्रोड्यूस कर रहे थे, उसी की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। रीजन भी क्योंकि वो आपको एक्सपोर्ट करना है, उससे आपको फॉरेन करेंसी का रिजर्व मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फूड ग्रोप को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर करते जा रहे हो, तो हमारी जितनी नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी विद द सेम। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, क्यों, अब इंडस्ट्रीज में ग्रोथ ना होने का रीजन बता रहे हैं, चीपर इंपोर्टेड गुड। अगर आपको सस्ते के अंदर बाहर का ब्रांडेड बेसिकली प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वाई वुड यू प्रेफर इंडिया का सेल्फ मेड प्रोडक्ट, अगर आपको वो सस्ता पड़ रहा है, यू वोंट पे एक्स्ट्रा, राइट। रैशनल कंज्यूमर पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इफ कंज्यूमर इज रैशनल दे वुड लिटरली प्रेफर चीपर ऑफ द गुड्स जिनकी क्वालिटी ठीक हो, माइट बी मैचिंग, राइट, बिकॉज developed country can produce the goods at much cheaper rate in comparison of the what developing country can produce, right। तो वही बता रहे हैं, चाइनीज गुड क्या होता है आपका, चीपर होता है, एंड ऑब्वियसली यू वुड प्रेफर चाइनीज गुड ओवर द इंडियन मेड प्रोडक्ट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंडिया के अंदर या फिर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, फॉर दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वहां पे ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसी की वजह से हमारा इंडस्ट्री भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। नॉन टैरिफ बैरियर बाय डेवलप्ड कंट्रीज, अब डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या कर दिया, नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ होता है टैक्स बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर में बेसिकली कोटा रिस्ट्रिक्शंस टाइप आ जाते हैं, कोटा लगा दिया। कोटा क्या होता है, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन होती है, दैट हम इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, वी कैन नॉट इंपोर्ट मोर देन इट। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, बेसिकली उनका इंपोर्ट नहीं होगा, यस और नो, तो हमारा एक्सपोर्ट रुक गया, नहीं रुक गया वहां से, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट तो करी, बहुत सारा शेयर बेचा, बट उसका उस जो पैसा मिला उससे उसका बहुत ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट से भी नहीं हुआ। तो यही बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फिक्स द टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फॉर इंस्टेंस 1991-1992 में टारगेट किया 2500 करोड़ को चैनलाइज करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, इतना पैसा अरेंज करेगी गवर्नमेंट, राइट। द गवर्नमेंट वाज एबल टू मैनेज 3040 करोड़ मोर देन द टारगेट, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करी, तो पैसा तो बहुत ज्यादा आया गवर्नमेंट के पास। इन 2017-18 द टारगेट वाज 1 लाख करोड़, राइट, वेयर एज द अचीव वाज अबाउट 1,57,000 करोड़। बट ये पैसा जो आया, क्या बोलते हैं सम ऑफ द स्कॉलर क्लेम दैट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज इतना पैसा अरेंज करने के बाद प्रॉब्लम क्या आई, द एसेट ऑफ द पीएसई वाज अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। पहली चीज, आपने प्राइवेट सेक्टर को बेच दी,
और आपने सस्ते में बेचा, मतलब वट एवर यू हैव सोल्ड दैट यू हैव लिटरली सोल्ड एट अ चीपर प्राइस, तो आपको ज्यादा पैसा मिल सकता था, बट यू हैव नॉट अरेंज इट, पहला। दूसरा, सच प्रोसीड, जो सेल से पैसा आया was used to compensate the shortage of the government revenue rather than utilizing it for the infrastructure। अब जो पैसा आया उसका आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, गवर्नमेंट ने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करा उसको, रादर देन यूजिंग इट, उसको आपने क्या करा, अपना जो डेफिसिट वगैरह आ रहा है उसके अंदर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, उससे आपने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा जिससे आपको और रेवेन्यू जनरेट होता, तो ऑब्वियसली दैट वुड मोर हैव बेनिफिट। बेसिकली उस पैसे से आपने एसेट नहीं बनाई, रादर अपनी लाइबिलिटीज का पे ऑफ करा, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केस, राइट। फिर इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी थी, आपका जो टैक्स वगैरह था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, इवन दो आपने टैक्स रिड्यूस कर दिया कि टैक्स इवेजन वगैरह कर वो, बट उससे एक्चुअल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। पीपल हैव नॉट शोड अप, आज की भी बात कर लें तो बहुत ज्यादा लोग इनकम टैक्स जेन्युइनली नहीं पे करते, राइट। तो वही बोल रहे हैं, टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप ऑफ रेजिंग द रेवेन्यू थ्रू द कस्टम ड्यूटी। अब ऑब्वियसली बात है, कस्टम ड्यूटी से एंड ऑल, इससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू द फॉरेन इन्वेस्टर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्दर रिड्यूस द स्कोप ऑफ रेजिंग टैक्स रेवेन्यू। आपने बहुत ज्यादा लालच दिया टू द फॉरेन कंट्रीज कंपनीज टू कम टू इंडिया, जिसकी वजह से एक्चुअल में इंडिया की कंपनीज को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिली, राइट। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, अब कंज्यूमरिज्म मतलब बंटवारा हो गया। द न्यू पॉलिसी हैज एनकरेज्ड अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म बाय एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज एंड आइटम ऑफ सुपीरियर कंजम्पशन। अब पीपल हैव शिफ्टेड, अब पीपल का बाइफर्केशन हो गया दैट हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है, वी आर मूविंग टुवर्ड द लग्जरी, वी वांट ब्रांड्स, और इंडिया में ब्रांड बन नहीं पाए, तो पीपल हैव लिटरली शिफ्टेड टुवर्ड्स द फॉरेन कंपनीज, पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फॉरेन कंपनीज, जिसकी वजह से इंडिया को सेटबैक लगा, राइट। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हुई, इक्वालिटी एंड ऑल वाज नॉट देयर, सम ऑफ द रीजन हैव डेवलप्ड वेरी वेल, सम ऑफ द कंट्रीज हैव डेवलप्ड वेरी वेल विद दिस, बट सारी कंट्रीज में इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुई, और एक कंट्री के अंदर, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुई। सम ऑफ द रीजन हैव डेवलप्ड मोर, सम ऑफ द रीजन लिटरली लेफ्ट बिहाइंड। तो वही चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे आपने सारी सर्विसेज नहीं दी फॉर द सेम। और अगर कुछ सेक्टर की बात करो, कुछ सेक्टर में ग्रोथ हुई, बट most of the sectors were left behind with the same, right। next topic is demonetization, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। demonetization date very important, 8 नवंबर 2016 was the date जब demonetization हुई। demonetization है क्या? demonetization के अंदर एक्चुअल में लीगल टेंडर जो था हमारे करेंसी का, और वो भी कौन सा, 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको क्या कर दिया गया, उनका लीगल टेंडर खत्म कर देना इज द प्रोसेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बेसिकली वो करेंसी अब और एक्सेप्टेबल नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, अब आप उसको ट्रेड यूज नहीं कर सकते इन द फॉर्म। तो इट वाज डिसाइडेड टू डिमोनेटाइज द हाई वैल्यू करेंसी नोट दैट इज 500 and 1000 with immediate effect, ceasing to be the legal tender except for a few specific purpose, some other things were left, आप इसको चेंज करवा सकते हैं बट उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन, राइट। These notes accounted for almost 86% of the country's cash supply, 86% पैसा आपको वापस मिल गया। As per the scheme, people have to deposit the invalid currency, इसको आप क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, एंड उसके बदले में आपको नई करेंसी गवर्नमेंट इशू कर देगी, राइट। बस ऑन 19 मई 2023 आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया 2000 करेंसी का भी नोट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और उसको बोला गया एनकरेज टू डिपॉजिट टू द एक्सचेंज ऑफ द 2000 रुपीज बैंक नोट। बेसिकली 2000 के नोट को क्या कर दिया गया, वापस कन्वर्ट कर दिया गया, उसका नोट भी वापस ले लिया गया बाय द गवर्नमेंट, विच यू वर सपोज टू डिपॉजिट इनटू योर बैंक अकाउंट, राइट। अब डिमोनेटाइजेशन के फीचर क्या थे, पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था कि टैक्स बचेगा, बट ऑब्वियसली बात है जो भी अनक्लेम्ड कैश आ गया तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करेगी, गवर्नमेंट फाइंड आउट करेगी, बेसिकली अनक्लेम्ड कैश को गवर्नमेंट अपने पास रखेगी एंड हैवी ड्यूटी चार्ज करेगी, टैक्सेस पता चलेंगे, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था। सेकंड, डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज शिफ्ट टू द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। टैक्स की चोरी को बचाने के लिए हम क्या कर रहा था, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा था ताकि टैक्स की चोरी को पकड़ा जा सके, बिकॉज कैश दे विल फाइंड इट आउट, राइट। Demonetization has also led to the channelizing savings into the formal financial system, जो लोग पैसे घर के अंदर जमा कर रहे थे, अब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारे के सारे करेंसी नोट 500 and 1000 के हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
उसकी वजह से वो सारा पैसा किसके पास आ गया, बैंक के पास, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन फर्दर वेज, राइट। डिमोनेटाइजेशन आल्सो एम्स टू क्रिएट लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी और कैश लाइट इकोनॉमी। उसकी वजह से एक्चुअल में आपका यूपीआई पेमेंट्स एंड बैंक ट्रांसफर वगैरह ज्यादा स्टार्ट हुए, एनईएफटी आरटीजीएस यू कैन स्टडी, राइट। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई विद द हेल्प ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प करा इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में, राइट। फिर इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन मनी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर, डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन अब कम होगी क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, बैंक में डिपॉजिट बढ़ गए बिकॉज मोर ऑफ द मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इंक्रीज इन सेविंग, बट ऑब्वियस बात है उससे सेविंग्स बढ़ी। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन होगी एज प्राइसेस वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह के क्या हो गए, कम हो गए इन दैट टाइम पीरियड। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, डिजिटाइजेशन बढ़ गया, दैट मीन्स डिजिटल इंडिया हो गया, बेसिकली लोगों ने डिजिटल पेमेंट एंड ऑल के ऊपर ईज हो गया, ट्रस्ट हुआ एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग। रियल एस्टेट के प्राइसेस क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, टैक्स कलेक्शन क्या होगी, बढ़ गई, राइट। लास्ट टॉपिक आपका जीएसटी, आप पढ़ के आए हैं अभी करा हमने, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को आया था, राइट। ये हमने वैसे टॉपिक कर रखा है, दैट इज द मोर ऑफ द 11th का अकाउंट्स का पार्ट एंड आपने 12th में भी कर रखा है, राइट। तो दिस यू विल डू, ये कर लेते हैं एक बार के लिए। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी। अब यहाँ पे यूटीजीएसटी नहीं है, अगर स्टेट जीएसटी नहीं होता तो वो यूटीजीएसटी भी इसको हम बोल सकते हैं, यूटीजीएसटी इफ दैट इज रिलेटेड विद द यूनियन टेरिटरी। और एक आपका होता है क्या, आईजीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, दैट इज कंबाइन ऑफ बोथ, राइट। उसके लिए आपको पता होना चाहिए इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, विद इन द स्टेट जब आप सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपका क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, जहाँ पे आपका क्या लगता है, आईजीएसटी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस मेन आपका यही था, राइट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इफ यू हैव पेड इन एक्स्ट्रा, अगर आपने टैक्स को एडवांस में पे कर दिया तो उसके लिए बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द सेट ऑफ जीएसटी जो हमने 11th में जीएसटी के अंदर करा था अकाउंट्स के अंदर, राइट। तो दैट इज सेम ओनली, आप इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं एंड वट एवर पेमेंट इज लेफ्ट यू डिपॉजिट इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। बस फीचर्स ऑफ जीएसटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी पूरे इंडिया में लगता है, एप्लीकेबिलिटी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस भी जगह पे आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यहाँ पे आ गया, राइट। तो कोई भी स्टेट जो इसको कंज्यूम कर रही होगी ना गुड्स और सर्विसेज को, नॉट प्रोड्यूस्ड, वेयर एवर इट हैज बीन कंज्यूम्ड, वहां पे क्या करते हैं, आपके जीएसटी लगता है। जीएसटी ऑन इम्पोर्ट, अब हर जगह नहीं होता, मतलब कहीं कहीं पे होता है। इम्पोर्टेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। ऑब्वियसली इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर आप आईजीएसटी लगाते हैं, वुड बी सब्जेक्टेड टू द आईजीएसटी, राइट। जीएसटी के अलग अलग रेट है, नाउ दैट हैज बीन चेंज्ड, 5%, 12%, 18 और 28, इसको हटा के 40 कर दिया था लग्जरी को, और इसको रिड्यूस कर दिया था टू 12, राइट। तो ये एक बार देख लेना, रिवाइज हो चुके हैं। पेमेंट ऑफ जीएसटी आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन है ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, वट एवर यू वांट टू डू, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, जीएसटी की रिटर्न हर मंथ जाती है, राइट। जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, 279A आर्टिकल के अंदर एक्चुअल में जीएसटी को अप्लाई किया गया। चेयरपर्सन कौन है इसके, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन चूज करते हैं कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर्स फाइनेंस कमिटी एंड फाइनेंस कमीशन इसके होते हैं, राइट। कोरम की बात करते हैं, कोरम क्या होता है, कोई भी मीटिंग हो रही हो तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है उसको कोरम बोलते हैं। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, 50% एक मीटिंग को सक्सेसफुली वैलिडेट करने के लिए। मेजोरिटी चाहिए होती है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी डिसीजन है तो मेजोरिटी के लिए नॉट लेस देन 75% वोट होने चाहिए, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस